नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जन जन के विश्वास से मध्य प्रदेश ने स्वदेशी विकास का संकल्प लिया है। उद्योगों की मजबूत नींव पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। रेल कोच से टेक्सटाइल, कृषि से रक्षा निर्माण तक मध्य प्रदेश मेक इन इंडिया को मेक इन मध्य प्रदेश में बदल रहा है। सवाल ये है, क्या मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का इंजन बन सकता है? क्या ये स्वदेशी प्रयास युवाओं को रोजगार और प्रदेश को वैश्विक पहचान दे पाएगा? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। उसके पहले एक नजर इस स्पेशल रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्वदेशी रेल क्रांति की शुरुआत हो रही है। बीईएमएल की 1800 करोड़ रुपए की परियोजना से रायसेन में मेट्रो और रेल कोच का निर्माण होगा। ये इकाई 1575 प्रत्यक्ष और 2000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे आत्मनिर्भरता की नई बुनियाद बताया है। 10 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये कोच न केवल भारत में चलेंगे बल्कि वैश्विक बाजारों में भी निर्यात किए जाएंगे। हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया ग्राम उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठा रहा है। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मालवा निमाड़ क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन, धार और देवास को जोड़ने वाला ये पार्क निवेश का केंद्र बनेगा और मध्य प्रदेश को वैश्विक टेक्सटाइल नक्शे पर स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि पिछले 18 महीनों में 77 उद्योग शुरू हुए, 1374 करोड़ का निवेश आया और जीआईएस 2025 में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ 1.82 लाख रोजगार का लक्ष्य है। जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट सहित विदेश में भी कपड़े निर्यात किए जा सकेंगे। तो ये हमारे किसानों को लेकर के खास करके एक बड़ा पड़ाव रहेगा, जब हम अपने उत्पाद न केवल रॉ मटेरियल से उत्पाद और उत्पाद से निर्यात तक की बड़ी एक संकल्प के आधार पर अपने राज्य की समृद्धि का एक नया दरवाज़ा खोलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये बधाई देना चाहता हूँ कि अभी इसी साल 25 में जब हमने जीआईएस की थी और जीआईएस के करते करते जो कहा था कि हम अपने राज्य के अंदर लगातार उद्योग संवर्धन का, औद्योगिक इकाइयों को स्थापना का, सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश के अंदर हमने माहौल बनाया, विदेश से भी लोगों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री का दावा है कि मध्य प्रदेश ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। मंडला से मुरैना और रतलाम से भोपाल तक औद्योगिक विकास की गति तेज हुई है। लेकिन विपक्ष का सवाल है, क्या ये आंकड़े केवल कागजों तक सीमित हैं? क्या युवाओं को वास्तविक अवसर मिल रहे हैं या ये केवल घोषणाओं का शोर है? ये स्वदेशी आंदोलन वैसा ही है जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, ये वैसे ही है, जहां पूरा विश्व एक लूज फेडरेशन में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है। जहां मनमोहन सिंह जी ने पूरे विश्व के लिए भारत का बाजार खोला है, वहां ये कैसी हल्के किस्म की बात कर रहा है और ये आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। इसलिए है कि 25 से 50% तक जो है इस पर एक्साइज बढ़ाने की बात, टैरिफ बढ़ाने की बात करी है ट्रंप ने। अब जहां ट्रंप को कह रहे थे कि
ट्रंप के गीत गा रहे थे ना, मोदी नारे लगा रहे थे, 5 लाख लोगों को स्टेडियम में जोड़ा। मेक इन मध्य प्रदेश की ये यात्रा कितनी दूर जाएगी, इसका जवाब समय देगा, लेकिन दिशा सकारात्मक है। रेल कोच से टेक्सटाइल और कृषि से रक्षा निर्माण तक मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का इंजन बनने की राह पर है। सवाल ये है, क्या ये संकल्प जन जन के विश्वास को जीत पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। स्वदेशी विकास, जन जन का विश्वास, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बृजगोपाल लोया जी, हम लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, लेकिन अब जिस तरह की पहल हो रही है इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक नया ध्येय वाक्य लगातार सामने आ रहा है। प्लानिंग्स बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, समझने में, लेकिन जहां तक विपक्ष का कहना है कि केवल ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है, कहीं कागजों तक ये जो प्लानिंग है वो सीमित ना हो जाए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना हमारा आज के 6 वर्ष पुराना जी, जब हमने 2018 में इसकी घोषणा की थी, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं जी, उसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस काम को हाथों हाथ लिया और मध्य प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए हमने 7 संभागों में अलग अलग इन्वेस्टर समिट किया। उसके बाद हम 2 सेक्टर तय किए कि हमें गारमेंट के सेक्टर में जाना है और आने वाला जो समय है वो गारमेंट के इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश को देश में सबसे ऊंचाई पर पहुंचाना है, क्योंकि हम कॉटन उत्पादक हैं। तो कॉटन यदि हम पैदा करते हैं तो उससे धागा बनाने का काम और उससे कपड़े बनाने का काम, फिर उनसे गारमेंट बनाने का काम हम सबसे बेहतर कर सकते हैं और उसके संबंध में ये प्रयास हो रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी कहती है, आपने जो जिक्र किया है, समस्या ये है कि यदि मैं अपना नाम सुख रख लूं और मैं आंख से अंधा हूं तो फिर उसमें मेरे नाम का दोष नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जिसकी बात हो रही है, BEML के जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड की, ये कंपनी का भूमि आवंटित हो चुकी है और 10 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय अश्विनी वैष्णव जी यहाँ भूमि पूजन करने वाले हैं। उमरिया में जो प्लान था उसका ओबदुल्लागंज में वहां भूमि पूजन किया जाएगा। दूसरी बात, इस गारमेंट इंडस्ट्री की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश में जबलपुर से लगाकर नीमच तक इस पूरे बेल्ट में डेवलप किया जाएगा। जबलपुर हमारा गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है, इंदौर का गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है। अब उससे हम देवास, नीमच, धार और उज्जैन, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ना चाहते हैं ताकि मध्य प्रदेश की विविधता के साथ उसका विस्तार हो और वहां औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आए। तीसरी जो सबसे बात है, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं मुकेश नायक जी। देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए, उन्हें ये कब समझ आएगा कि ये मध्य प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चल चुका है, कोई जाएगा, हम किसी सपना नहीं दिखा रहे हैं। 23,000 करोड़ बजट 4 लाख करोड़ को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश का राजस्व आज कहां खड़ा है? एक समय मध्य प्रदेश गड्ढों की युक्त सड़क के लिए जाना जाता था, आज शानदार सड़कों के लिए जाना जाता है। एक समय मध्य प्रदेश अंधकार में डूबा प्रदेश माना जाता था, आज मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट के कैटेगरी में हम आते हैं। मध्य प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा 1.25 लाख एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, तो हम उसके मध्य प्रदेश के पास स्किल्ड लेबर है और जहां स्किल लेबर है, जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ये BEML ने जो उमरिया का चयन किया है वो इस आधार पर ही किया है कि वहां लॉजिस्टिक की बेहतर सुविधा है, वहां इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है और स्किल लेबर है। मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर चल गया है और मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि हम मध्य प्रदेश विकास की बात कर रहे हैं, उसे कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करते हैं कि उसे इस तरह से, ये मध्य प्रदेश का विकास है। हाँ, ये अलग बात है आपने अपने समय में जो नहीं किया वो आज अगर मूर्त रूप लेता दिख रहा है तो उससे कष्ट मत मनाएं, उसमें भागीदार का स्वागत करें, उसका करें और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो नई करवट औद्योगिक
ऊंचाई को छूने की मध्य प्रदेश ले रहा है, इसमें सहभागी बनने की कोशिश करें, क्योंकि राजनीतिक दल का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, जनता के कल्याण और प्रदेश के बिल्कुल विकास जनता का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सभी योजनाएं यदि पूरी होती हैं, ऐसा दावा भी है सरकार का। लेकिन ज्योति पटेल जी, सरकार की जो प्लानिंग है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम बढ़ेंगे नहीं बल्कि बढ़ चुके हैं, कांग्रेस को कहां इसमें संशय लगता है? क्या कोई कमी आपको दिख रही है सरकार की प्लानिंग में? देखिए, इस बात का जवाब मैं दूंगी थोड़ी देर में कि हम बढ़ेंगे नहीं, बढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात होती है, तो उसमें विपक्ष को भी बेहद खुशी होती है, क्योंकि विपक्ष का उद्देश्य भी जो है वो युवाओं को रोजगार दिलाना, महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दिलाना, ऐसे किसानों को उनके अधिकार दिलाना। तो जब भी ऐसी बातें होती है तो निश्चित रूप से विपक्ष को बहुत खुशी होती है। परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और उनके नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि केवल बातें करने से, केवल घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा। आप बार बार इस बात पर आ जाते हैं कि 25 साल पहले क्या होता था, 25 साल पहले क्या होता। आप 25 साल बाद की बात करिए। आप 25 सालों से सरकार में बैठे हुए हैं, आपने अभी तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर अभी आप सोच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम अभी सोच रहे हैं और सोच लिया है हमने। परंतु आप ये बताइए कि 25 सालों में आपने जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए, उसमें आपने कितनों को रोजगार दिया? मैंने आपकी भी बात सुनी, मुख्यमंत्री जी की भी बात सुनी, आपके काफी नेताओं की भी बात सुनी, परंतु उसमें ये कहीं जिक्र नहीं आया। ये जरूर आया कि हाँ, इतना हमारे पास निवेश आया, इतने एमओयू साइन हुए, परंतु ये कहीं जिक्र नहीं आया कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आज यदि हम रोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो राष्ट्रीय औसत जो बेरोजगारी है वो भी 1% जो ज्यादा है हमारे मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र है, चाहे बघेलखंड को ले लें, यहाँ पर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है। और आप ये जो बीईएमएल की बात कर रहे हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, हम इसके विरोध में नहीं है, परंतु आप ये बताइए कि आपने 2023 में इसकी घोषणा करी थी, 2025 में आप इसका भूमि पूजन कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी योजनाएं जो है उनका भूमि पूजन हो जाता है, परंतु भूमि पूजन होने के बाद उन योजनाओं पर ताले लटके रहते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो है ताले लटके रहते हैं। तो आप कृपया करके ये बताइए, ये सवाल पूछने का विपक्ष को निश्चित रूप से हक है कि आप इन योजनाओं का क्रियान्वयन कब करेंगे, आप युवाओं को रोजगार कब देंगे और कितने युवाओं को रोजगार देंगे। आज भी हम लोग ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। जी के स्टैनी जी, विपक्ष का कहना है कि प्लानिंग की सिर्फ बात होती है, सिर्फ आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है, आप मानती हैं? और 10 और 25 अगस्त को जो 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले मध्य प्रदेश में, कितना ज्यादा आप मानते हैं कि सार्थक होंगे मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में? ये नमस्ते अमित जी, आपको और आपके पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आ रही है आपको, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जी जी, आपकी आवाज मिल रही है हमको। जी मैम। जी, तो अभी मैंने दोनों आपके जो स्पोक्स पर्सन है उनको मैंने सुना, और मैं एक कहा जाता है कि जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तन तैसी। तो अब दोनों विपक्ष और जो सरकार के तरफ से जो बयान आए हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि जो भी काम कर रहे हैं इसको स्पीड एंड स्केल की बहुत जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है एक उभरता प्रदेश है। यहाँ पे लैंड मतलब हमारा जो विरासत है वो वस्त्र है, जैविक खाद है, वस्त्र जो ये कपास है, ये सब मध्य प्रदेश में भरपूर है, और हमारे यहाँ स्किल की भी कमी नहीं है। आप देखिए जिस तरह से टेक्सटाइल में हम पहले किस तरह कहाँ थे मध्य प्रदेश, आप देखेंगे महेश्वरी है, यहाँ पे गुना में चंदेरी है, तो हर क्षेत्र में एक टेक्सटाइल का अपना एक अनोखा बुनकर का एक अनोखा स्किल है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, भोपाल में है। लेकिन सिर्फ समस्या आती है टाइम और स्केल का। अब आप देखिए भोपाल में मेट्रो बन रहा, कितने साल से बन रहा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। कोई फ्लाईओवर बनना शुरू होता है, वो खत्म ही नहीं होता है। तो इसमें क्या है, बिजनेस जो है, जो भी व्यापारी होता है, जो काम करने के लिए अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ भी हो, अगर उनको डिले होता है तो वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये पिछले कई सालों से हमने देखा, और हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए कि किस तरह से जो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री कॉर्पोरेट आते हैं, और वो क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम लगता है हर चीज के लिए, एक एक
फाइल आगे मूव करने के लिए, जो ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग होता है, तो उसके शिकार हो जाते हैं और वो मध्य प्रदेश से यहाँ से लौट जाते हैं, वापस किसी दूसरे प्रदेश में जाने की सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, पानी है, लैंड का एक हमारे पास बहुत बड़ा पूल है, व्यवसाय के लिए सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, सेंट्रली लोकेटेड है, ज्योग्राफिकली काफी वो है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक जो चीज जरूरत है वहां पे इच्छा शक्ति की है, और जिस तरह से अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति से काम करे तो कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश एक अग्रिम राज्य नहीं बनेगा इन क्षेत्रों में। बिल्कुल बृज गोपाल लोया जी, स्पीड और स्केल की बात निकलकर सामने और कई बार देखा भी गया है, विपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं। तो इन जो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात अभी की जा रही है, इसमें सरकार किस तरह से इनका सामंजस्य बैठाएगी? नहीं, देखिए, दो बातें हैं अलग अलग। हम ये कहते हैं कि विपक्ष को सवाल नहीं उठाने चाहिए, विपक्ष को सवाल उठाने ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, जनता ने आपको वो जिम्मेवारी दी है कि आप हमारे कामकाज पर निगरानी रखें। मगर निगरानी का मतलब क्या है? निगरानी का मतलब सिर्फ आलोचना तो नहीं है। निगरानी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी कह रही थी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र कि 2023 में हमने प्रोजेक्ट घोषित किया था और 2025 में ये इसकी आधारशिला रखी जा रही है। मैं बिल्कुल ठीक बात है, परंतु आपको शायद नहीं जानकारी होगी 148 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। उसके लिए ऐसी भूमि की तलाश करना कि जो भूमि लॉजिस्टिक के लिए ठीक हो, जहां स्किल लेबर हो सके, उसकी तलाश भी BEML कर रहा था। हमने कोई देरी नहीं करी है। मध्य प्रदेश की सरकार को जब भूमि का प्रस्ताव मिला, हमने मंत्रिमंडल में उसे अनुमोदित किया और 1 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से वो भूमि दे दी। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि आप इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो समझिए कि BEML है कहां? मूलतः BEML बेंगलोर बेस्ड है, भारत सरकार की है, मगर बेंगलोर में उसका मुख्यालय होता है। वो कंपनी आज अगर बेंगलोर से मध्य प्रदेश में आ रही है तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर वातावरण मध्य प्रदेश में दिखाई दिया होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो हमारी बहन हमारे साथ पैनल में है, वो कह रही थी कि समय काफी लग रहा है। बिल्कुल निश्चित लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक स्टेज था जो सीखने की स्टेज में था। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर नहीं हुआ करते थे। आप भोपाल मेट्रो का भी जिक्र कर रही थी। आप याद करिए, भोपाल मेट्रो की चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज जी कर रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा था? लोगों ने कहा था कि भोपाल अभी मेट्रो के लिए कंफर्टेबल नहीं है, कि भोपाल में मेट्रो नहीं बनना चाहिए। इसके बाद भी हमें मालूम था कि आने वाले 25 साल बाद का क्या दृश्य होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट उस को ध्यान में रख के किए जाते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होता, थोड़ा सा आप समय दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में एक समय 2900 मेगावाट बिजली कुल हुआ करती थी और आज हम 28,000 मेगावाट की डिलीवरी कर रहे हैं। अगर दिल्ली की मेट्रो आज मध्य प्रदेश की बनी बिजली से चल रही है, जो रीवा में बनती है, तो हमारे लिए यह गर्व की बात है। तो ये जो मध्य प्रदेश में सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, आपको याद नहीं होगा तो बहन को मैं आंकड़ों में बता देता हूं। 0.6% माइनस में थी मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर, जो आज 26% प्लस में है। ये अपने आप में बताता है कि ये कहानी कहां से शुरू होती है। और एक बात फिर से कहता हूं, हम श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते हैं, हम कल्याण के लिए काम करते हैं। श्रेय जिन लोगों ने लिया और जो अभी कह रहे थे कि यहाँ प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, मैं चुनौती पूर्वक ये बात कहता हूं, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा बताएं जो मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया हो और वो पूरा ना हुआ हो। इसको बताना पड़ेगा आपको, केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। आपको याद होगा जब इसका MOU हुआ था इंदौर की इन्वेस्टर समिट में कि मध्य प्रदेश में इन्फोसिस और TCS काम करेंगे, तब भी हमारा मजाक उड़ाया गया था कि देखिए ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। परंतु आज मध्य प्रदेश में TCS भी है और आज मध्य प्रदेश में इन्फोसिस भी है और हम पर एक पूरा कॉरिडोर है, इंदौर में सुपर कॉरिडोर के नाम से। ज्योति पटेल जी, क्या वाकई इस बार मानती है कि जो बड़े कार्यक्रम होंगे और बड़े लोकार्पण होंगे, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तदबीर बदल सकती है अगर सब कुछ सही दिशा में रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यदि PM मित्र पार्क की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मित्र पार्क की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कहीं एक पक्ष का, एक वर्ग का हित करने के लिए दूसरे वर्ग का हित कर रहे हैं। क्योंकि आज चाहे हम देवास की बात कर ले, धार की बात कर ले, उज्जैन की बात कर ले, उस तरफ ऐसा हो रहा है कि किसानों की जबरन जमीन छीनी जा रही है। भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर किसानों की बिना मुआवजा दिए
उनको मतलब उनकी बिना सहमति लिए आपके विधायक ने प्रश्न लगाया था, बिना उनकी जमीन, बिना उनका मुआवजा दिए हुए, आधा मुआवजा दिए हुए उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। इस तरीके से आप ये बताइए, किसानों का अहित करके आप युवाओं का हित करेंगे, और युवाओं का हित तो कहीं होते हुए दिख नहीं रहा है। क्योंकि जी की गई है, बताएं पहले, फिर आगे बढ़े। तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को ये चुनौती देता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि यदि किसी की जमीन छीन ली गई तो आप कहां था, उसमें आपने पूरे जनता के टैक्स का 82 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया। आपने 30 लाख करोड़ का वहां पे निवेश तो हुआ है, परंतु आपका अभी तक क्या उसमें प्रगति हुई है, ये मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जरूर रखना चाहिए कि हमें अभी तक कितने युवाओं को हम रोजगार दे पाए हैं, कितने उद्योग हम लगा पाए, और क्या हमने इसमें प्रगति करी है। जी, क्या व्हाइट पेपर भी रखा जाएगा बृजगोपाल लोहिया जी? मैं एक बात आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, अगर इसमें कुछ भी झूठ हो तो मेरा मुंह आप चाहे जब पकड़ लीजिए। मध्य प्रदेश में आज जो भी वर्किंग क्लास है, सबको मालूम है इस पूरे मध्य प्रदेश में कि 1994 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। यानी आज जो मध्य प्रदेश का वर्किंग क्लास है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, उनमें 90% से लोग वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान रोजगार पाए हुए लोग हैं। ये बहन को शायद नहीं मालूम है। मैं मगर एक बात कहता हूं, हमने हो सकता है कि हमारी कुछ कमी रही हो, मगर आप तुलनात्मक तो बताइए कि 56 वर्षों तक आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया? अंधकार में डुबा दिया, सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया, पेयजल से इस प्रदेश को वंचित कर दिया, जब पीने का पानी नहीं था, के लिए बिजली नहीं थी, तब सवालों के जवाब देने की बजाय जहां बैठकर आप डिबेट कर रही है, इस भोपाल में 7 बजे हुटर बजाकर आपकी सरकारों के दौरान बिजली बंद करवा दी जाती थी, बाजारों को बंद करवा दिया जाता था। ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। केएस चाइनी जी करूंगा। केएस चाइनी जी, क्या कोई समय सीमा भी हमें निर्धारित करनी होगी इन तमाम प्रोजेक्ट्स की, और किस तरह से इनकी मॉनिटरिंग भी हो? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जब डिले होता है तो कहीं ना कहीं जो निवेश होता है उसमें भी बहुत ज्यादा संकट हो जाता है। बिल्कुल अमित जी, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो भी हम कर रहे हैं, ये सिंगल विंडो सिस्टम भी अभी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, नया पॉलिसी भी लेके आए हैं जहां पे जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए सुविधाजनक हो। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगी कि मध्य प्रदेश बहुत स्लो स्पीड से चलती है, और इसमें अगर हमें एकदम इसमें कहीं भी हमें आगे बढ़ना है और उद्योगों को यहाँ पे स्थापित करना है, तो कहीं ना स्पीड एंड स्केल की बहुत जरूरत है। वहीं अभी मैंने जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनने अभी ये कहा कि मतलब किसानों की जमीन लिया जा रहा है और उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि विपक्ष को कि किसानों की आवाज बने और सड़क पे उतरे, संसद में, पार्लियामेंट में, अपने क्या बोलते विधानसभा में इस बात को उठाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उनकी आवाज बन के सड़कों पे आए। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं रेल कोच का निर्माण, टेक्सटाइल हब और रक्षा निर्माण के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, ये हम सबका सपना भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।